दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। आज हम दृष्टि मैगजीन के दूसरे सेगमेंट यानी नेशनल की बात करेंगे, राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करेंगे। इस परिदृश्य में वो घटनाएं शामिल होंगी जो राष्ट्रीय फलक में देखने को मिलती हैं। हम बहुत तेजी से इसको कवर करने का प्रयास करेंगे और आपसे मैं बार बार दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑडियो बुक जरूर सुने, क्योंकि आपको ये ऑडियो बुक काफी मदद करेगी। तो पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं। पहले टॉपिक का जो नाम है वो है मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। यानी इन तीनों जगहों पे पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हो चुकी है। अब जैसा कि आपको पता है कि दृष्टि मैगजीन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रो देते हैं। इंट्रो में सामान्य सा परिचय, सामान्य सी बात करते हैं। तो इसमें यह है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 2030 तक संपूर्ण वयस्क साक्षरता का लक्ष्य रखा है। संपूर्ण वयस्क साक्षरता का लक्ष्य रखा है। इसी संकल्पना को मूर्त रूप देते हुए वर्ष 2022 में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जो 15 से अधिक वर्ष के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना लिखना और अंक गणित सिखाने के लिए समर्पित है। आपको पता है किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ह्यूमन रिसोर्स होता है, मानव संसाधन होता है। अगर मानव संसाधन पढ़ा लिखा होगा, साक्षर होगा, बेहतर समझ वाला होगा, तो उस देश का विकास बहुत तार्किक गति से, बहुत बेहतर तरीके से हो सकेगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी उसमें इस बात को एम्फेसिस किया गया था, इस बात पर जोर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो स्मरणीय तथ्यों में हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होंगे। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में जो एग्जाम ओरिएंटेड एस्पेक्ट होंगे उसकी चर्चा करेंगे। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड एस्पेक्ट ये है कि 3 जगहों ने, क्या कौन सी जगह, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। सरकार ने साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ने लिखने तक सीमित न रख के जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत किया है, जिसे कार्यात्मक साक्षरता की संज्ञा दी गई है। यानी केवल हस्ताक्षर करने की बात नहीं है, बल्कि एक सामान्य मानविकी समझ की बात है। जहां पर तार्किक तरीके से आप चीजों को समझ पाएं, तब आपको क्या कहा जाएगा, साक्षरता या साक्षर कहा जाएगा। और अगर किसी भी प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता अगर 95% से अधिक है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। अब इस कार्यक्रम के 5 घटक हैं, उन घटकों की चर्चा करेंगे। इन 5 घटकों में जो चीजें हैं उसमें है आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, मौलिक जीवन कौशल, मौलिक बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल तथा निरंतर शिक्षा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो आपको जानने हैं। और सारी चीजें आपको समझने के लिए ऑडियो बुक पे जाना पड़ेगा। ऑडियो बुक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं ज्यादातर इंफेसिस उसी बात पर करूंगा जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी एग्जाम में पूछने की। तो हम जो है अब चलते हैं आगे और अगला सेगमेंट है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस एक नई टर्मिनोलॉजी है सरकार द्वारा, जिसमें यह घोषित किया गया कि जब इस देश में आपातकाल लागू किया गया, द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने आपातकाल को लागू किया, तो जिस दिन आपातकाल लागू किया गया उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में वर्तमान सरकार मना रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि किस दिन संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ये सारे बैकग्राउंड है, कैसे लगाया गया, अनुच्छेद 352 से 360 तक जो इमरजेंसी की बात की गई है। और फिर भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनजर भी इमरजेंसी घोषित की गई थी, 1968 में घोषित की गई थी, और फिर 1975 में आपातकाल लगाया गया। अब कब ये मनाया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कब मनाया जाएगा। तो मनाने की जो बात की गई है 25 जून 2025 को ये मनाया गया है। कब, 25 जून, ये याद रखिए आप, 25 जून संविधान हत्या दिवस। ये प्रश्न पूछ सकता है। देखिए एक चीज आपको और ध्यान देनी होगी, कभी भी एग्जाम में बैठिए तो इस चीज पर गौर करिए कि सरकार कैसी है। सरकार अक्सर जिस आइडियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर आती है उसी तरह के प्रश्न कई बार आयोग बनाता है। जैसे देखेंगे वर्तमान में जो है इस तरह के प्रश्न बनेंगे आपको, तो इस पे भी आपको गौर करना है। और आप इस पे अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपके प्रश्न सही होने की प्रोबेबिलिटी या संभावना बढ़ जाती है। आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ के देखेंगे चीजों को। अब एक और है हैदराबाद मुक्ति दिवस, ये बैकग्राउंड में है। देखिए जो नए नए दिवस घोषित किए गए, एक तो संविधान हत्या दिवस की बात की गई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, एंड द सेकेंड एस्पेक्ट इज हैदराबाद मुक्ति दिवस दैट इज मेंशन्ड ऑन 17 सितंबर। तो 17 सितंबर को क्या मनाया गया, हैदराबाद मुक्ति दिवस। क्यों, क्योंकि हैदराबाद
को भारत में मिलाया कब गया था, इसको ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, ऐतिहासिक तौर पर याद रखने के लिए देखिए सरकारें क्या करती हैं, ऐतिहासिक उपलब्धियों को याद रखने के लिए कुछ ऐसी चीजें करती हैं जो बार बार रिपीट हो, जिससे वर्तमान पीढ़ी ये जान पाए कि भारत ऐसे यूं ही भारत नहीं है। आफ्टर 1947 कितने सारे चुनौतियों के बाद आज का हिंदुस्तान, आज का भारत आज के वर्तमान स्वरूप में है। उन्हीं चुनौतियों को याद करना वर्तमान सरकार की, हमारे देश के नागरिकों की जिम्मेदारी होती है। और इसी जिम्मेदारी बोध का अनुसरण करते हुए, इसी चेतना बोध का अनुसरण करते हुए 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो कई बार मिलाने में आ सकता है, जैसे पूछ लेगा कि संविधान हत्या दिवस, हैदराबाद मुक्ति दिवस, और दो और दे देगा, फिर आपको मिलाना रहेगा और इस तरह से आप प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी चीज पर गौर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी पर एक प्रश्न और पूछ सकता है कि 17 सितंबर 1948 को कौन सी कार्यवाही की गई थी। तो आपको पता है ऑपरेशन पोलो हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय द देन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल साहब। तो ये चीज आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि किसने इसका उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने किया है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न क्या पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल किस राज्य में अवस्थित है। अगर और डीप में जाएगा तो यह पूछ सकता है कि किस संयंत्र में कहां अवस्थित है। तो आपको 3-4 विकल्प दे देगा। तो पहला तो याद रखिए किसने उद्घाटन किया है, 17 जून को उद्घाटन किया गया है। कहां पर, हरियाणा में, और उसके अंदर आप जाएंगे तो गुरुग्राम में, उसके अंदर जाएंगे तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में। इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना, ये बहुत दर्दनाक दुर्घटना जो हुई जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें उस विमान का नाम पूछ सकता है, तिथि पूछ सकता है। तो पहली बात तो तिथि याद रखिए कि 12 जून 2025 याद रखिए कि 12 जून 2025 को उड़ान, किसका नाम क्या है, AI-171 बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, ये इसका नाम है। 4 विकल्प पूछ लेगा, उसमें आपको बताना रहेगा। तो ये चीज आप याद रख लीजिए। दो चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या क्या, पहले कब हुई है और दूसरा इसका उड़ान का इसका नाम क्या है। तो दो चीजें आप अगर देख लेंगे। स्थान पूछ सकता है कि कहां से, तो स्थान आप याद रखिएगा। कितने लोग मारे गए, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो आयोग अमूमन नहीं पूछता है। और जो है आगे बढ़ते हैं। अब जो है भारत की अन्य भीषण हवाई जो त्रासदियां हुई हैं उसके बारे में भी बैकग्राउंड में जाके चर्चा की गई है। जैसे 1996 में चरखी दादरी में हुआ, 1985 में एयर इंडिया बमकांड हुआ, 1978 में एयर इंडिया मुंबई दुर्घटना हुई, 2010 में मंगलुरु विमान दुर्घटना हुई। ये सारी दुर्घटनाओं का बैकग्राउंड दिए हैं। अब फ्लाइट रिकॉर्डर एक उपकरण है जिसके बारे में वहां चर्चा की गई, उसके बारे में समझाया गया है। आप ऑडियो बुक जब सुनोगे तो इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी। केंद्र सरकार ने दी जाति जनगणना की अनुमति। आपको पता है कि जाति जनगणना की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। तो सबसे पहला सवाल है, प्रश्न जो पूछेगा कि प्रथम जाति जनगणना या भारत में इससे पहले जाति जनगणना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 1931 में, 1931 में हुई थी, जिसके आंकड़े के आधार पर आज भी रिजर्वेशन की व्यवस्था है। इसके अलावा 2011 में भी जाति जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। और अब भारत सरकार 2027 से जो है जाति जनगणना करवाने जा रही है। इस एस्पेक्ट को आप याद रखना। इस एस्पेक्ट को आप याद रखेंगे तो चीजें जो हैं बेहतर तरीके से क्वेश्चन को आप टैकल कर पाएंगे। ये चीज आपको देखना पड़ेगा। अब 2027 में जाति जनगणना होगी और अब इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल आयाम भी दिए जाते हैं। देखिए दृष्टि मैगजीन की खासियत यह है कि हम करंट एस्पेक्ट के साथ साथ जो संवैधानिक आयाम है उसको भी कवर करते हैं। जनगणना किसका किसका विषय है, तो जनगणना संघ सूची का विषय है, जिसके संविधान में अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची सूची 69 के तहत जो है जनगणना कार्य करवाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है चिनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज। अब अगर पूछ लेगा कि भारत में वो कौन सा ब्रिज है जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, तो आप याद रखिए चेनाब है। चेनाब के बारे में की गई है। अब
सब इसकी ऊंचाई पूछ सकता है, तो इसकी ऊंचाई आप जरूर याद रखिए, इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। और किस नदी पर बना है ये भी याद रखिएगा। इस पुल की कुल लंबाई, चिनाब नदी है, इस पुल की कुल लंबाई जो है वो कितनी है, 1315 मीटर। दो फैक्ट आपको मिले, दोनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर, लंबाई 1315 मीटर है। ये चीज, दो चीजें आप याद रखिए। इसकी खासियत ये है कि 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप को ये आराम से क्या कर सकता है, आराम से उसका सामना कर सकता है। तो ये विशेष चीज है। भारत अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में भी अच्छा काम कर रहा है। इसका उद्घाटन कब किया गया, दो फैक्ट मैंने आपको बताया, इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई। इसके अलावा इसका उद्घाटन कब किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया है 6 जून 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कौन कौन से सहयोग कर रहे हैं संस्थान, तो इसको देखना है आपको। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन और भारतीय संस्थानों जैसे IITs तथा भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सहयोग से इसको बनाया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, देश में पहला है, दूसरा, तीसरा, मैंने आपको बताया जो चीज पहली बार होती है सबसे विश्व में या देश में, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बढ़ेंगे, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1। अब ये क्या, इसमें क्या है, इसमें 30 मई को जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। कब किया है, 30 मई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में। आपको याद होगा कि ये फैक्ट हमने वन लाइनर में भी पढ़ा था, सूक्ष्म दृष्टि की चर्चा जब हम कर रहे थे, उसकी बातचीत कर रहे थे, तब भी ये फैक्ट आया था। कई बार एग्जाम में जो अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं वो आपको सूक्ष्म दृष्टि के अलावा अंदर भी मिलेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपको बार बार चीजें याद हो जाएं। अब इसमें मुख्य चीज क्या है, पहले तो कब उद्घाटन हुआ है। देखिए, कई बार PCS इस तरह के प्रश्न पूछता है, और आयोग कब आपको आश्चर्यचकित कर दे आप नहीं जानते हैं। तो टाइमलाइन आपको याद रखना है। 30 मई किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। इसके अलावा इसकी क्षमता कितनी है, तो क्षमता को आप याद रखिए, क्षमता है 660 मेगावाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अब क्या है, इसको संचालित करने वाली कौन सी संस्था है। देखिए, आर्टिकल्स इसलिए बड़े लिखे जाते हैं ताकि प्रवाह बना रहे, उस प्रवाह में आपको बहुत रटने की जरूरत ना पड़े। लेकिन आर्टिकल पढ़ते हुए, मैगजीन पढ़ते हुए भी आपको अंडरलाइन करने की बात होती है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ताकि परीक्षा में जब अंतिम हफ्ते में आप हो तो आप उस अंडरलाइन एस्पेक्ट को या फैक्ट को पढ़ लो, तो कम से कम फैक्चुअली आप चीजों को ना बोलो। तो उसमें कब किया, किसने किया, कितने मेगावाट इसकी क्षमता है, और इसको संचालित कौन कर रही है, तो इसे नेवेली उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन नामक संयुक्त कंपनी संचालित कर रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिसके बारे में चर्चा करना आपको जरूरी था। अब आप लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, ये हुआ है कब, 31 मई 2025 को मोदी साहब ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें उन्होंने हिस्सा लिया। कब लिया, 31 मई 2025 को। फिर से लोक माता देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महोत्सव, इसमें मोदी साहब ने हिस्सा लिया है, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट बन गई है। और इसमें क्या हुआ है, अब पूछ लेगा कि अहिल्या जो सशक्तिकरण सम्मेलन था उसमें कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया, ये महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है कि 300 रुपए का सिक्का जारी किया गया है, 300 रुपए का सिक्का। इस पर क्या है, इस पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र उत्कीर्ण है। 300 रुपए वर्ग मूल्य का सिक्का भारत के इतिहास में पहली बार जारी हुआ है, जिसे किसने बनाया है, कोलकाता टकसाल ने बनाया है। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, सिक्के कितने का है, 300 का है, किसके नाम पर जारी किया गया है, और किसने इसको बनाया है, और भारत में पहली बार हुआ है। ये चीजें आप महत्वपूर्ण याद रखेंगे। बाकी चीजें आप मैगजीन और ऑडियो बुक के माध्यम से सुन सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको जरूर आप याद रखें, वही एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसी संभावना होती है। अब है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। अब ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है, अब ये क्या हुआ है इसके बारे में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। इसमें है कि 10 मई 2025 को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हस्ताक्षर किया। पूछ लेगा कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। किसने उद्घाटन किया, तो दोनों के सीएम ने, दोनों के सीएम मोहन यादव, देवेंद्र फडणवीस। कब किया, 10 मई 2025 को किया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये हो सकती है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा कर सकते हैं, और वो उद्देश्य जो है पूछा जा सकता है। क्या उद्देश्य है, कृषि और पेयजल दोनों समस्याओं के समाधान के लिए। अब इस परियोजना से कौन लाभान्वित होगा, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर एवं खंडवा जिलों की
बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार एवं खालवा तहसीलें लाभान्वित होंगी। और महाराष्ट्र की कौन कौन सी होंगी? अकोला होगी, बुल्ढाड़ा होगी, अमरावती आदि जिले इससे लाभान्वित होंगे। यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना में कितने टीएमसी जल का उपयोग होगा? तो 31.313, और मध्य प्रदेश को 11.76 मिलेगा और महाराष्ट्र को मिलेगा 19.36। तो कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे आप एमपी को इमेजिन करिए, एमपी महाराष्ट्र से छोटा राज्य है तो इसको कम मिलेगा। एक ट्रिक बता रहा हूं, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें महाराष्ट्र को ज्यादा, एमपी को कम, एमपी को ज्यादा, महाराष्ट्र को कम दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा अंदाजा अगर ट्रिक आप लगाएंगे तो कई बार पूछ लेगा कि किसका ज्यादा है, और 19 दे दिया और इसका दे दिया 11 दे दिया, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि एमपी छोटा राज्य है, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, और इसलिए जो है महाराष्ट्र की चीजें ज्यादा हो सकती हैं। एक अंदाजन ट्रिक बता रहा हूं, बाकी और कोई विशेष बात नहीं। अब फिर है पहलगाम से युद्ध विराम तक। पहलगाम का मामला आपको पता है कि क्या चीजें हुई, कैसे हुई, आप लोगों ने उस पर नजर जरूर गड़ाई होगी, कैसे चीजें आगे बढ़ी, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ आपको पता होगा। सबसे पहले यह पूछ सकता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया? तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया? 7 मई की रात में किया है। 6-7 मई दोनों को कहा जा रहा है, तो 7 मई की रात को आप माना जा सकता है आपको कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। अब ऑपरेशन सिंदूर किस लिए लॉन्च किया गया, किसके एवज में लॉन्च किया गया, किसके विरोध में लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन सिंदूर की आप डेट याद रखें, ऑपरेशन सिंदूर की डेट याद रखें, और क्यों किया गया? पहलगाम अटैक की डेट याद रखें, ये पहलगाम अटैक कब हुआ इसकी डेट याद रखें, और इसमें क्या क्या हथियार इस्तेमाल किए गए इसकी डेट याद रखें। इतना चीजें आपकी एग्जाम में पूछी जानी है और पूछी जा सकती हैं, बाकी चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसमें देखना है कि 26 लोगों की मौत हुई थी पहलगाम में, ये सारी चीजें आपको पता है। हमले की जिम्मेदारी किसने ली थी, ये पूछ सकता है आयोग। तो हमले की जिम्मेदारी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ली थी, जिसे पाकिस्तानी लश्कर ए तैयबा का मुखौटा माना जाता है, यानी लश्कर ए तैयबा पीछे है, आगे ये है। 4 आतंकवादियों की पहचान की गई है, इन 4 आतंकवादियों के नाम है, इसमें अली भाई उर्फ तलहा, आसिफ फौजी, आदिल हुसैन ठोकर, एहसान, ये है। और अब जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण क्या क्या चीजें इसमें इस्तेमाल की गई हैं। तो जवाबी जो कार्यवाही हुई है वो ऑपरेशन सिंदूर से हुई है। 9 लक्ष्यों पर निशाना साधा गया है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कितने लक्ष्यों पर भारत ने निशाना साधा? तो आप याद रखिएगा 9 लक्ष्यों पर साधा है। इसमें 4 लक्ष्य कहाँ थे ये बताया गया है, और इसके अलावा क्या क्या कौन कौन से संगठन इसके टारगेट पे थे? तो लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने थे, ये चीज। अब एक चीज और आप समझ लीजिए, इसमें जो अधिकारी बहुत चर्चा में रहे थे उनके बारे में भी पूछ सकता है। जैसे विदेश सचिव जो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते थे, स्मार्ट से थे, विक्रम मिस्त्री, इनके बारे में पूछ सकता है कि भारत के विदेश सचिव कौन थे, या प्रेस ब्रीफिंग कौन कर रहा था। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आयोग द्वारा। अब क्या क्या इसमें अस्त्र इस्तेमाल किए गए हैं, कैसी चीजें की गई हैं? 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराने की बात की गई है, भारत द्वारा यह दावा किया गया है। पाकिस्तान ने भी अपने दावे किए, और मीडिया का रोल तो आपने देखा ही। तो सारी चीजें इस पे नहीं जाना है, हमको एग्जाम ओरिएंटेड अपने काम की चीज निकालनी है, और वो काम की चीज आपको मैंने आपको बताया क्या क्या चीजें हुई हैं। अब जवाबी जो कार्रवाई की गई पाकिस्तान के द्वारा, इसका नाम क्या था? जैसे ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर अगर भारत चलाएगा, तो पाकिस्तान ने क्या चलाया? बनियान अलमरसूस नाम से जवाबी ऑपरेशन इन्होंने चलाया था, और इस दौरान देश के कई सैनिक और जवान भी शहीद हुए। ये सारी चीजें आपने न्यूज में देखी होगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें देखिए, ये महत्वपूर्ण चीज है, ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त भारतीय हवाई बल हथियार प्रणालियां। अब इसमें क्या क्या हथियार प्रणाली प्रयोग की गई थी? तो दसाल्ट रॉकेट लड़ाकू विमान के बारे में ये प्रश्न पूछ सकता है। राफेल चर्चा में बहुत रहा है इधर बीच, राफेल के बारे में पूछ सकता है। भले आपको लगेगा कि ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि लेकिन ये बहुत चर्चा में रहा, तो इसको पूछ सकता है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, इसको किसने बनाया, इसका मूल्य कितना है, ये सारी चीजें पूछ सकती है। विशेषताओं के बारे में आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे। स्कॉल्प स्ट्रॉन्ग शैडो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, इसकी उत्पत्ति यूरोपियन से है। हैमर
उत्पत्ति फ्रांस है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल उत्पत्ति भारत रूस संयुक्त उद्यम है। भारतीय सेना हथियार प्रणालियों के बारे में भी चर्चा की गई है। स्काइटर लॉइटिंग कम्युनिकेशन है। IAI हरोप लॉइटिंग म्यूनिशंस है। और फिर भारतीय वायु रक्षा प्रणाली जिसमें S-400 रैम सुदर्शन चक्र उत्पत्ति भारतीय रूस और आकाश सरफेस, ये सारी चीजें इस्तेमाल की गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की गई है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो 14 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। अब ये जो मंजूरी प्रदान की गई है, इसकी स्थापना कैसे होगी, कौन करेगा? HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एवं फॉक्सकॉन कंपनियां मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर एयरपोर्ट के नजदीक इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। इसका कार्यान्वयन यहाँ किया जाएगा, ये चीज आप याद रखिए। जेवर एयरपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 9 मई 2015। योजनाओं के सेक्शन में ये पूछ सकता है, आपको लगेगा क्यों पूछा इतना पुरानी योजना? तो कई बार पुरानी योजनाएं भी चर्चा में होती हैं, कई बार उसके 10 साल, कभी 20 साल, कभी किसी दिवस के 50 साल, किसी के 100 साल पूरे होते हैं तो वो घटना चर्चा में आ जाती है। और अगर वो घटना चर्चा में है तो आयोग ये अपेक्षा करता है कि आपके आंख और कान नाक सब खुले हैं और आप ये समझ पा रहे हैं कि आपकी परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। आपने उस घटना को लपक लिया। आप वैसे ही हैं जैसे बिल्लियां होती हैं चूहों को लपक लेती हैं, जैसे चूहे देखी तुरंत उसको अपने अंदर किया, आप वही हैं। आपको अपनी कोई नई घटना अगर हो रही है तो लपकने वाली कंडीशन में होना पड़ेगा, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो 9 मई 2015 को एक जन सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी और इसके 25 साल अब जो है जाके पूरे हो गए हैं। 9 मई 2025, तो ये 9 मई 2025 को 25 साल पूरे हो गए हैं और इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और अप्रैल 2025 तक क्या हुआ है कि पीएमजेबीवाई और एपीवाई के अंतर्गत क्रमशः 23.6 करोड़, 51 करोड़ और 7.6 करोड़ से ज्यादा अधिक नामांकन किए गए हैं। कहने का मतलब है कि बहुत बृहद स्तर पर योजना सफल हुई है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। अन्य योजनाओं के बारे में चर्चा की गई है, तो अन्य योजनाओं के बारे में चर्चा की गई, यहाँ पे स्कैन कर लेंगे आप तो वो सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन हुआ है। ये शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये भारत सरकार द्वारा आयोजित क्या है? प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन है। प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर की। और सम्मेलन की जो परिकल्पना की गई है वो उसका मूल मंत्र क्या है? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। रचनाकारों को जोड़ना, देशों को जोड़ना, ये इसका मूल मंत्र है। 2 चीजें महत्वपूर्ण कहाँ किया गया, इसकी क्या थीम थी, बस ये इतना याद रखिए। इससे जो है आपका काम बन जाएगा, इससे आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद। इस समय त्रिभाषा सूत्र विवाद बहुत चर्चा में है। तमिलनाडु में विवाद पहले हुआ, फिर महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने भी डिनाई पहले तो इसको कहा कि हिंदी लागू होगी, लेकिन बाद में वहाँ जन दबाव और जनता के दबाव में, चूंकि मराठी फोर्सेज वहाँ ज़्यादा एक्टिव हैं, बाद में महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इस चीज़ को क्या किया? वापस ले लिया। तो ये चीज़ बहुत चर्चा में है, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। अब इसमें 26 मार्च को एक रिपोर्ट पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में इस निधि स्थगन को असंवैधानिक तथा संघीय भावना के विरुद्ध बताया गया था। क्या किया था? क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने एक निधि को अस्वीकार कर दिया था और उसको बाद में केंद्र सरकार और उसके बीच एक विवाद हुआ और ये विवाद यहाँ तक चला गया कि त्रिभाषा सूत्र विवाद बन गया। नई शिक्षा नीति में 3 भाषाओं की बात की गई थी कि 3 भाषाएं होंगी, 3 भाषाओं के आधार पर प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। इसमें पहली भाषा क्या होगी? पहली भाषा मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा होगी। तीसरी भाषा कोई अन्य भारतीय भाषा, जैसे गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी एक विकल्प है। इन 3 भाषाओं की चर्चा की गई थी। भारतीय संविधान में भाषाओं संबंधी क्या क्या चीजें की गई? तो आर्टिकल 120, आर्टिकल 210, आर्टिकल 343 की व्यवस्था की गई है। तो कोर चीजों पर फोकस रहिए, कोर चीजों पर फोकस रहेंगे तो चीजें जो है बेहतर तरीके से आपको कन्वे हो जाएंगी। फिर है बिजिंगजम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित है। तो ये जो है मोदी जी ने इसको समर्पित किया राष्ट्र को। कब? 2 मई 2025 को। 2 मई 2025 को इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है।
अब ये क्या है और कहाँ है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, केरल में है ये कहाँ है, ये केरल में है, केरल में है, तिरुवनंतपुरम में है। इसकी लोकेशन जो है, देखिए दो चीजें महत्वपूर्ण, पहला ये परियोजना कहाँ पे स्टेब्लिश की गई है, केरल में। कब इसका उद्घाटन किया, तो 2 मई 2025 को। किसने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। 2-3 इंफॉर्मेशन जो महत्वपूर्ण है। देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांस शिपमेंट बंदरगाह है। पूछेगा क्या प्रश्न आयोग, क्या पूछेगा आयोग, पूछेगा भारत का प्रथम डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कहां स्थापित किया गया है। तो ये सवाल तो हो जाएगा, केरल में किया गया है। किसने उद्घाटन किया है, मोदी जी ने किया है। और प्रारंभिक क्षमता कितनी है, तो 10 लाख TEU प्रतिवर्ष है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक एस्पेक्ट है, 10 लाख TEU है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट है, आप उसको जो है देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता और नाट्यशास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। ये यहीं से प्रश्न बन जाएगा, यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि भारत के कौन कौन सी चीजें यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई हैं। तो दो चीजें हैं, एक भगवत गीता है एवं नाट्यशास्त्र है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं और यूनेस्को इस तरह की चीजें करता रहता है। कब कार्यकारी बोर्ड की बैठक थी 17 अप्रैल 2025 को, उसमें जो है 74 नई दस्तावेजी धरोहरों को इसमें शामिल किया गया है। 74, जिसमें भारत की 2 चीजें शामिल की गई हैं, और 2 चीजें क्या क्या हैं इसको आप याद रखिएगा। और दोनों पांडुलिपियों के बारे में थोड़ी चर्चा की गई है। संस्कृत में उल्लिखित हैं, प्राचीन भारत की शास्त्रीय भाषा है। ये चीजें आप जो है याद रखिएगा। अब महाकुंभ 2025 के बारे में हम बात करेंगे। महाकुंभ 2025 के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिए आप। तो महाकुंभ कब से कब तक चला, पहले तो ये जान लीजिए कब से कब तक चला। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ और 26 फरवरी तक खत्म हुआ। पहली चीज तो यही आ जाएगी, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक ये महाकुंभ चला है। तेरह जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ चला है, महाकुंभ चला है। पहली चीज तो ये आप याद रखो, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहली चीज, आगे क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप याद रखिएगा, कई बार ये डायरेक्ट पूछ सकता है। और 4 प्रमुख स्थलों पे होता है, कहाँ कहाँ होता है आप जानते हैं, और कहाँ से कहाँ तक हुआ। श्रद्धालुओं की संख्या कितनी थी ये भी पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे। इस बार मेंस में भी बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट इसका था, 66 करोड़। 66 करोड़ ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में पूछा जा सकता है। शाही स्नान कब होता है इसके बारे में कभी पूछ सकता है, तो आप याद रखिए 14 जनवरी 2025 को होता है। और इसमें कुछ रिकॉर्ड बने हैं, रिकॉर्ड के बारे में जो है पूछना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा। रिकॉर्ड जो है महत्वपूर्ण है। जैसे प्रथम गिनीज जो रिकॉर्ड बना है ये पूछ सकता है, गंगा सफाई को मिला, जिसमें 329 कर्मचारियों द्वारा एक साथ एक ही समय में गंगा सफाई अभियान का कार्य किया गया। तो पूछ सकता है कि जो गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड बना है उसमें कितने कर्मचारियों ने एक ही समय पर सफाई का कार्य किया, तो आप याद रखिए 329 कर्मचारियों द्वारा। कितने कर्मचारियों द्वारा, 329 कर्मचारियों द्वारा। अब दूसरा रिकॉर्ड क्या है, दूसरा रिकॉर्ड है कि प्रयागराज मेला क्षेत्र के अलग अलग जोनों में एक साथ 19,278 सफाई कर्मचारियों ने मिलकर सफाई की। तीसरा रिकॉर्ड क्या है, महाकुंभ 2025 में लगभग 10,102 लोगों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी हाथों की छाप पेंटिंग को गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में रखा गया है। ये एक रिकॉर्ड है। और महाकुंभ 25 के दौरान क्या हुआ है, 24 घंटे में कुल 27,396 लोगों का सेंसोडाइन इंडिया द्वारा दांतों का ऑनलाइन परीक्षण का विश्व रिकॉर्ड किया गया है। अब ये सारी चीजें शायद आपके जहन में नहीं रही होंगी, लेकिन आयोग की टेंडेंसी तो आप समझ लीजिए, ये सारी चीजें आयोग महाकुंभ की जो वेबसाइट है, हम कैसे करते हैं, दृष्टि मैगजीन जब बनाते हैं महाकुंभ की वेबसाइट पे जाते हैं, या किसी भी चीज में हमारा सीधा फंडा है कि हम उस प्राथमिक सोर्स पर जाते हैं, हम प्राथमिक सोर्स पर जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि प्राथमिक सोर्स को हम मिलाते हैं PYQ से, क्या इस तरह के प्रश्न कभी आयोग पूछा है, फिर उस मनोवैज्ञानिक पद्धति को अप्लाई करते हैं, तब जाके कंटेंट बनता है।
मनोवैज्ञानिक पद्धति को अप्लाई करके कंटेंट का निर्माण किया जाता है। तो उम्मीद रहती है कि चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सारे कंटेंट आप देख रहे हैं, आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये चीज़ सेंसोडाइन इंडिया का जो इस रिकॉर्ड है, कुछ लोग हो सकता है कि इस पर गौर कर रहे हों, लेकिन बहुत ज़्यादातर संभावना ये है कि लोगों ने गौर नहीं किया है। इसी दौरान क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बौद्ध महाकुंभ यात्रा का भी शुभारंभ किया गया है। बौद्ध महाकुंभ यात्रा का भी शुभारंभ इसी दौरान योगी द्वारा किया गया है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा किया गया है। अब अगला कुंभ कहाँ है, तो नासिक 2027 में है, इसके बारे में चर्चा है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी मिली है। आंध्र प्रदेश में उपवर्गीकरण को मंजूरी मिली है। क्या हुआ है, मार्च 2025 में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं एन चंद्रबाबू नायडू, आपको याद होगा SC ST से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि SC ST में सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। बहुत विरोध भी इस देश में हुआ था इसका, उपवर्गीकरण होना चाहिए। लेकिन मतलब यह है कि SC और ST में भी देखना चाहिए किस समूह को ज़्यादा आरक्षण, किस समूह को कम मिल रहा है, जिसको मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है या मिल रहा है। तो उस पर गौर करते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने इस बात की है। और इसी आयोग की सिफारिश को आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मार्च 2024 में संस्तुति दी थी। अब क्या होता है वर्गीकरण, इसके बारे में चर्चा है। तो ये कंसेप्चुअल चीज़ है, आंध्र प्रदेश ने इसको कर दिया है। फिर आगे पट्टेदा अंचू साड़ी को GI टैग मिला है। पट्टेदा अंचू साड़ी को GI टैग मिला है। दार्जिलिंग चाय, जिसे उसकी विशिष्ट खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है, वर्ष 2004 में भारत का पहला पंजीकृत GI टैग था। और मार्च 2025 तक भारत में कुल 658 उत्पादों को, कितने उत्पादों को, 658 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। देश में सर्वाधिक GI टैग के उत्तर प्रदेश में है, जहां पे इसका स्थान क्या है, 77 है। उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक का स्थान है। तो 28 मार्च 2025 को कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन और ट्रेडमार्क द्वारा पट्टेदा अंचू साड़ी को भौगोलिक संकेतक मिला है। ये कहां से है, ये पारंपरिक सूती साड़ी कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ की है। दो चीजें याद रखिए, गजेंद्रगढ़ की। वक्फ संशोधन अधिनियम पर बहुत विवाद हुआ, बाद में सरकार ने पारित कर दिया, लेकिन ये विवाद बहुत चर्चा में था, तो इसमें जो है देखना पड़ेगा। इस्लाम के आगमन और मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद वक्फ की अवधारणा, वक्फ मतलब दान होता है। इस्लाम में एक दान की संस्कृति, दान के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए वक्फ की बात की गई है। अगर आपने वक्फ के रूप में किसी संपत्ति को दान कर दिया तो आप वापस नहीं ले सकते हैं। तो ये इसकी विवाद की बात हुई थी कि इसमें इसको जो नियंत्रित करने वाली कमेटी होगी, कौन कौन होगा, तो सरकार ने एक नया नियम बनाया था। उस नियम के बारे में जब बिल आया तो बिल के संदर्भ में बहुत विवाद हुआ, बहुत चर्चा हुई। तो पूरा बैकग्राउंड इस मैगजीन में आपको सब कुछ मिलेगा। अब सबसे नवीनतम जो वक्फ विधेयक 2024 है, 2024 का क्रमांक 109 दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त करके अधिनियम बन गया है। पहली बात देखिए, बहुत छोटी सी बात है कि बिल और एक्ट में अंतर तो आप बहुत बेसिकली जानते होंगे। जब तक बिल एक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक उस पर प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा। तो पहले विधेयक था, बाद में ये एक्ट बन गया। अब क्या क्या इसमें पूछ सकता है, अब इसमें क्या पूछ सकता है, क्या अमेंडमेंट किया गया है जो महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट क्या है, अधिनियम की धारा 1 में संशोधन करके वक्फ शब्द को बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास कर दिया गया है। पहले वक्फ था, बाद में इसका नाम बदल के ये कर दिया गया है। और धारा 2 में जुड़े नए प्रावधान के अनुसार वक्फ जैसे उद्देश्य के लिए स्थापित ट्रस्ट पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा, चाहे वह किसी भी न्यायालय का आदेश, डिक्री या निर्णय क्यों ना हो। धारा 3 में ये नए शब्द जोड़े गए हैं, क्या क्या, आगा खानी वक्फ, बोहरा वक्फ, कलेक्टर, सरकारी संगठन, सरकारी संपत्ति, यानी पोर्टल डाटाबेस, ये सारी चीजें जोड़ी गई हैं। और इसी पर विवाद था, लोग नहीं, मतलब कि एक तबका ऐसा था जो इस बात की मुखाफलत कर रहा था कि भाई किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को इसमें नहीं लाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, वक्फ के बारे में बहुत विस्तार से इस आर्टिकल को लिखा गया है। और अब अपील की जो समय सीमा 1 साल से 2 साल कर दी गई है। तो वक्फ के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें यही थी जो सवाल पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 ये है। तो 9 अप्रैल 2025 को स्कैन कर लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट के लिए भी जगह छोड़ दे रहा हूं।
9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहला पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया है। यह एक बेसलाइन रिपोर्ट है। ये बेसलाइन रिपोर्ट है, देश भर में 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने का एक परिवर्तनकारी उपकरण है। इसमें 9 विषय शामिल हैं। कौन कौन से हैं 9 विषय? तो गरीबी मुक्त एवं बेहतर आजीविका, स्वस्थ पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत, इसके अलावा जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत, सामाजिक रूप से न्याय संगत और सुरक्षित पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत और महिला अनुकूल पंचायत। ये 9 चीजें इसमें शामिल की गई हैं। 9 चीजें इसमें शामिल की गई हैं। और पूर्ण लक्ष्य प्राप्तकर्ता, अग्रणी, बेहतर प्रदर्शन, आकांक्षी और आरंभिक स्तर पर ये सारी चीजें शामिल की गई हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गुजरात से सर्वाधिक 346 ग्राम पंचायतें अग्रणी श्रेणी में रहीं, जिसके बाद तेलंगाना का स्थान रहा, 270 पंचायतें रहीं और त्रिपुरा की 42 पंचायतें इसमें शामिल रहीं। यही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर कौन सी पंचायत रही? तो उत्तर प्रदेश में धनोहरी ग्राम पंचायत सबसे शीर्ष स्तर पर रही, शीर्ष स्थान पर रही। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 4 मुख्य स्तंभ क्या क्या है? पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता की क्षमता का मूल्यांकन करती है। इसमें 25 राज्यों को शामिल किया गया क्योंकि इन्हीं के पास न्याय से जुड़े चारों स्तंभों के सुसंगत, पूर्णता और तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध थे। बाकी राज्यों के पास ये आंकड़े उपलब्ध ही नहीं थे। इसमें रैंक में क्या है? पहले नंबर पर कर्नाटक है। सबसे पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। दूसरे स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। पहले स्थान पर कर्नाटक है। इसको याद रखिएगा, सबसे पहले स्थान पर जो होता है उसको याद रखा जाता है। तेलंगाना तीसरे स्थान पर, केरल चौथे और तमिलनाडु 5वें स्थान पर है। समग्र रैंकिंग में जो 7 छोटे राज्य हैं, इसमें शीर्ष 3 राज्य सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हैं। तो ये चीज जो है आप समझिएगा। आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 आया है। तो ये अगस्त में ही प्रस्तुत किया गया था। दिसंबर में फिर पारित किया गया लोकसभा द्वारा, फिर राज्यसभा द्वारा मार्च में पारित किया गया है। इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया है? अब देखिए अमेंडमेंट क्या किया गया है। अमेंडमेंट ये किया गया है कि संशोधन के बाद अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्वयं अपने स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार कर सकेंगे। यानी अपने स्तर पर इनको ऑटोनॉमी प्रदान कर दी गई है। भैया अब आप आपदा को कंट्रोल करिए, चाहे जैसे करिए, आपकी अपनी ऑटोनॉमी है। आप इस ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करके आपदाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास करिए। ऐसे नियम बनाइए, ऐसी चीजों को इम्प्लीमेंट करिए। पहले केंद्र सरकार अधिनियम के तहत नियम बनाती थी। एनडीएमए को स्वयं नियम बनाने का अधिकार नहीं था। अब एनडीएमए स्वयं नियम बना सकता है। संशोधित कानून के तहत एनडीएमए अब केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से अधिनियमों के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक विनिमय बना सकता है। अधिनियम की धारा 2 में कई परिभाषाएं अद्यत की गई हैं, यानी बदली गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ऑटोनॉमी प्रदान की गई है कि भाई अब आप नियम बना सकते हैं। आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम 2025 आया है। यह अधिनियम क्या है? यह अधिनियम पासपोर्ट अधिनियम, ध्यान से सबसे महत्वपूर्ण बात, यह अधिनियम पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी विषयों अधिनियम 1946 और आप्रवास अधिनियम 2000 को निरस्त करता है। इन 4 अधिनियमों को निरस्त कर देता है और निरस्त करके ये नियम बनाता है। ये महत्वपूर्ण एस्पेक्ट यही है कि किन अधिनियमों को निरस्त करके ये चीज बनाता है। फिर इसमें ये दिया गया है कि अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को अधिकार होगा कि वह भारत में प्रवेश और भारत से जाने वाली नामित आप्रवास चौकियों को अधिसूचित कर सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें क्या हुआ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के संदर्भ में और प्रेसिडेंट के संदर्भ में, दोनों के संदर्भ में कुछ चीजें निश्चित की। 3 माह की सीमा निश्चित की कि 3 माह में गवर्नर को चीजें करनी पड़ेंगी, गवर्नर को संस्तुति देनी होगी। राज्यपाल के लिए संस्तुति आवश्यक नहीं है, लेकिन 3 माह में उसको भी बताना पड़ेगा कि अगर उसने किसी चीज को रोका है, क्यों रोका है, ये बताना पड़ेगा। और हाँ, अगर राज्य सरकार को लगता है तो मैंडमस कर सकती है, मैंडमस जारी कर सकती है केंद्र सरकार वहां पे सुप्रीम कोर्ट में। मैंडमस क्या होता है? परमादेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी संवैधानिक प्राधिकारी को जो है आदेश जारी कर सकता है कि आप संविधान का ठीक तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। इस पे बहुत चर्चा हुई, बहुत विवाद हुआ और इस विवाद के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो आयाम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या
चीज की गई थी। इसकी पूरी टाइमलाइन दी है। ये टाइमलाइन तो बहुत नहीं पूछेगा, लेकिन आप समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। इसको स्कैन करोगे जब आप, तो ऑडियो बुक बहुत अच्छे से आएगी। अब इसमें निर्णय क्या आया है ये देख लेते हैं। निर्णय में जो है, अब उसमें पूरा सब कुछ आपको ऑस्पेक्ट वाइज समझाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल को अपना निर्णय दिया है। इस निर्णय में जो जो चीजें की गई हैं कि पहली बात, जो 10 विधेयक थे उनको तुरंत पारित मान लिया। उसके बाद ये बताया कि 3 महीने के अंतर्गत राज्यपाल अपनी चीज डिसाइड करके बताएगा। फिर आर्टिकल 200 में क्या है इसका जिक्र किया गया है। मतलब कुल मिलाकर जो जब मोटा है मामला, वो 3 महीने की बात आप याद रखिएगा कि 3 महीने की बात की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बायलर अधिनियम 2025 के बारे में। देखिए, पहले तो यह है कि बायलर एक ऐसा उपकरण है जिसमें दबाव की सहायता से भाप उत्पन्न की जाती है। अब भारत में वर्ष 2024 तक लगभग कितने स्टीम बायलर संचालित हो रहे हैं, तो ये एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछ सकता है। 40 लाख, 40 lakhs बायलर्स इज कंडक्टिंग टिल 2024। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बारे में अधिनियम बनाया गया। जैसे कोई भी अभियांत्रिकी, कोई तकनीकी, कोई भी चीज जो किसी देश में इनोवेटिव तरीके से संचालित होती है, तो उसको अधिनियमित किया जाता है। उसके संदर्भ में लॉ बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। तो इसके संदर्भ में कानून बनाया गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है, इसको देख लेते हैं। तो ये विधायी प्रक्रिया की बात की गई है। बायलर संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। 8 अगस्त 2024 को ये पेश किया गया है राज्यसभा में। इसके बाद 25 मार्च को ये लोकसभा से पारित हुआ है। 4 अप्रैल 2025 को इसको मंजूरी मिली है। मुख्य प्रावधानों के संदर्भ में अगर चर्चा करेंगे तो मुख्य प्रावधान क्या क्या है, तो मुख्य प्रावधान ये है कि बायलर एवं बायलर घटकों के निर्माण, स्थापना, परिचालन, बदलाव और मरम्मत संबंधी विनियमन के बारे में बात की गई है। राज्य सरकारों को बायलर के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए निरीक्षण नियुक्त करने का अधिकार होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। निजी व्यक्तियों को बायलर के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए मान्यता का प्रावधान होगा। यानी कोई अगर एक इंडिविजुअल है तो वो बायलर संबंधी नियम कानून के संदर्भ में चीजें कर सकता है। अब अनुपालन संबंधी मुख्य शर्तें हैं। बायलर के डिजाइनर और ड्राइंग का निरीक्षण और प्रमाणन निर्माण से पहले जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट है। अब पूछेगा क्या, जो पूछेगा वो ये पूछेगा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो पूछेगा, बायलरों के परिचालन से पूर्व कितने दिन के लिए अनिवार्य पंजीकरण जिसके नवीनीकरण की आवश्यकता होती है, तो 12 महीने। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बाकी ऑडियो बुक लगाइएगा, सुन लीजिएगा, सब कुछ पता चलेगा उसमें। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जाम का वो मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। भारत के सामाजिक सुरक्षा डाटा पूलिंग अभ्यास का प्रथम चरण है ये क्या है, 19 अप्रैल 2025 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवरेज का व्यापक मूल्यांकन करने हेतु भारत के सामाजिक सुरक्षा डाटा पोलिंग अभ्यास के प्रथम चरण की शुरुआत की गई है। इसमें क्या है, इस पहल का उद्देश्य क्या है, देखिए पहले उद्देश्य देख लीजिए। उद्देश्य है भारत के कल्याण परिदृश्य की अधिक समग्र तस्वीर के लिए कई योजनाओं से डेटा को समेकित करना है। कहने का मतलब है कि कई सारी योजनाएं अगर चल रही हैं तो योजनाएं चलती हैं तो उसके विकास की गति कैसे मापी जाती है। अगर कोई स्कीम रनिंग प्रोसेस में है तो यह देखा जाता है कि उस स्कीम की एक्सेस, उस स्कीम की सस्टेनेबिलिटी और उस स्कीम से जो बेनिफिशियरी है वो कैसे अपने जीवन को बेहतर बना पा रहा है। इस चीज को मापने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है, इस चीज को मापने के लिए पड़ती है जरूरत डेटा कलेक्शन की। और डेटा कलेक्शन आज के जमाने में आप समझ लीजिए 21st सेंचुरी है, और 21st सेंचुरी में ऑब्जेक्टिव डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ऑब्जेक्टिव डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपको एक क्लिक पर लाखों, हजारों, करोड़ों डेटा सामने आ जाते हैं और आप ये समझ नहीं पाते हैं। आपने पहले बचपन में देखते होंगे शक्तिमान आता था, तो शक्तिमान में जब क्लोन शक्तिमान बनाया गया तो शक्तिमान और क्लोन शक्तिमान में अंतर करना बहुत मुश्किल हो गया। कई सारे बच्चे अंतर ये करते थे कि शक्तिमान ऐसे उड़ता है, वो ऐसे उड़ता है, लेकिन फिर भी अंतर करना मुश्किल है। सेम चीज डेटा के साथ होती है। अगर आज के जमाने में डेटा का मामला देखा जाए, कोई डेटा चीन से प्रोसेस हो रहा है, कोई डेटा अमेरिका से हो रहा है, ब्रिटेन से हो रहा है, उसका नेचर, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका सब कुछ सेम है। अब उस डेटा को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे देखना है, इसके लिए आपके पास कोई डेटा संग्रहण, कोई प्रणाली होनी चाहिए, कोई ऐसा संयंत्र होना चाहिए जिसके माध्यम से आप डेटा की ऑब्जेक्टिफिकेशन को नोटिफाई कर पाओ, और उसके लिए इस तरह की प्रणाली बनाई जाती है। तो भारत सरकार ने ये चीज की है
और योजनाओं के संदर्भ में सारी चीजें की गई हैं। और आईएलओ के रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज को केवल 48.8% दिखाया गया है। और भारत क्या कह रही है? भारत सरकार कह रही है कि ये तथ्य गलत हैं, इसीलिए भारत ऑब्जेक्टिव तरीके से तथ्यों के संग्रहण करने का प्रयास कर रही है। इस तरह से कई सारे प्रश्न आपके ऐसे भी सही हो सकते हैं जिसको तुक्का कहा जाता है। तुक्का का मतलब ये नहीं कि कोई ऐसा भी आदमी तुक्का लगा देगा। तुक्का लगाने के लिए आपको थोड़ी समझ विकसित करनी होगी, समझ विकसित करने के लिए ये टेंडेंसी जानी होगी। आगे है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 चुनाव के संदर्भ में आपको पता है कि बीजेपी ने विजय हासिल की थी। मैं महत्वपूर्ण एस्पेक्ट की चर्चा करूंगा केवल, और वो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली हैं और मतदान परसेंट इनका कितना है 45.56। आम आदमी पार्टी का मतदान परसेंट है 43.5%। सीएम कौन है ये पूछ लेगा, बच्चों टाइप का प्रश्न है, कई बार पूछ सकता है, रेखा गुप्ता को बनाया गया है, तो ये चीज़ आप पूछ। और बाकी इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है, लेकिन ये है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो कि देश की राजधानी है, तो इसके बारे में चर्चा करना जरूरी था। अब यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भारत की आधिकारिक यात्रा की है और ये आधिकारिक यात्रा कब से कब तक रही है? 27 से 28 फरवरी 2025 तक 2 दिन की यात्रा पर ये महोदय रहे। उनका अध्यक्ष तौर पर यह तीसरा भारतीय दौरा है। उनके नेतृत्व में यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स भी आधिकारिक दौरे पर रहे। और इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूरोपीय संघ में आपको पता है कई सारे देश आते हैं और वो देश एक समझ लीजिए कि महादेश की तरह काम करते हैं। तो यूरोपीय संघ की कई जगह ये इनकी मुद्रा भी होती है यूरो, और कई सारे देश इसमें शामिल होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि कई सारे नियम कानून संचालित करने के लिए इनकी अपनी संसद भी होती है, इनकी पार्लियामेंट होती है, और इनके पार्लियामेंट से कानून जब कोई पास होता है तो सॉवरेन कंट्रीज पर भी अप्लाई होता है। जैसे अफ्रीकन यूनियन भी है, कई सारी चीजें वहां भी है। एशियन यूनियन बनाने की बात हुई, लेकिन यहाँ तो ऐसी लड़ाई, ऐसा झगड़ा चल रहा है कि यहाँ मुश्किल है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अपनी एकता को बरकरार रखते हुए अपने नियम और कानून की संबद्धता को कायम रखा है। तो उनकी यात्रा रही। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा रही है, मोदी साहब ने फ्रांस की यात्रा की है। और फ्रांस की यात्रा कब से इन्होंने शुरू की, कब की? तो फ्रांस के राष्ट्रपति साहब ने इनको निमंत्रण दिया कि आइए मोदी जी, स्वागत है आपका। और मोदी जी वहां गए। कब से कब तक गए? 10 से 12 फरवरी 2025 के दौरान इन्होंने यात्रा की। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सा दौरा था? 6वां दौरा था। ये कभी कभी पूछ सकता है कि फ्रांस का कैसा दौरा था? तो हिंदुस्तान और फ्रांस के ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं, और इस समय भी भारत और फ्रांस के बीच न केवल व्यापारिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध भी हैं और रणनीतिक संबंध भी हैं। चूंकि राफेल जैसी चीजें भारत को फ्रांस देता है, तो बहुत मजबूत साझेदारी है। और मजबूत साझेदारी को पुष्ट करने के लिए, जैसे आपकी कोई रिश्तेदारी बहुत अच्छी जगह किसी जगह से रहे और उसके संबंध आपसे अच्छे रहें, तो कई बार औपचारिकता में भी आपको उस रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ता है, उसको आपके यहाँ आना पड़ता है। तो यही चीजें इंटरनेशनल रिलेशन में भी कायम होती हैं। इसके पहले कब गए थे मोदी जी? इसके पहले गए थे जुलाई 2023 में गए थे, और भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर बैस्टिल दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर इन्होंने ये दौरा किया था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। प्रधानमंत्री मैक्रो जी जो थे, ये 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी थे भारत में। आगे बढ़ते हैं। डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र विवाद और संवैधानिक संदर्भ। आपको पता है कि लगातार चुनाव आयोग के संदर्भ में विपक्षी पार्टियां और कई प्रबुद्ध लोग चुनाव आयोग पर आरोप भी लगाते हैं, कई बार अलग अलग आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग कई बार सफाई भी देता है, ये विवाद चलता रहता है। तो डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र विवाद हुआ है। क्या विवाद था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्वीकार किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है कि दशकों से लंबित तकनीकी खामी है और इसे 3 महीने के भीतर ठीक किया जाएगा। और हालांकि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को 2 माह में ही सुधार लिया। डुप्लीकेट इपिक मामलों को चिन्हित कर सभी प्रभावित मतदाताओं को नई यूनिक इपिक संख्या दी गई है। ये विवाद भी काफी चर्चा में था, तो इसलिए भी इसमें चीजें पूछी जा सकती हैं। अब इपिक नंबर क्या है ये जान लीजिए। तो इपिक नंबर क्या होता है? इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। प्रत्येक मतदाता के लिए 10 अंकी अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। इसको 93 में मुख्य आयुक्त टीएस शेषन के कार्यकाल में ही इसकी शुरुआत की गई थी। अब संवैधानिक संदर्भों के बारे में चर्चा की गई है। आगे बढ़ जाते हैं। मुल्ला पेरियार बांध विवाद, पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, इसकी बात की गई है। 19 फरवरी 2025 को क्या हुआ है?
19 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला पेरियार बांध के संदर्भ में केरल के खिलाफ तमिलनाडु की शिकायतों की जांच के लिए एक पर्यवेक्षी समिति सुपरविजनरी कमेटी को विचार करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के प्रमुख की अध्यक्षता में इस समिति का गठन 3 जनवरी 2025 को किया गया था। इसमें तथ्य इंपॉर्टेंट क्या है? तो तथ्य हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिला के थेक्काडी में पेरियार नदी पर स्थित एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। अब ये कब बना है? 1887 में इसका शुरू हुआ, 1895 में खत्म हो गया। ये सारे बैकग्राउंड की चीजें हैं, ऑडियो बुक में सब बहुत अच्छे से आप कवर कर लेंगे इसको। मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो करंट एस्पेक्ट से बहुत महत्वपूर्ण है। समय हमारे पास कम है, क्योंकि समय का कंस्ट्रेंट है, तो हमको जो थोड़ा तेजी से चलना है, और बाकी चीजें आप जो है ऑडियो बुक के माध्यम से भी चीजें देख सकते हैं। लीड्स 2024 रिपोर्ट के संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। यह रिपोर्ट क्या है? 3 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। रिपोर्ट का 21वां संस्करण है, 6वां संस्करण है। लॉजिस्टिक प्रणालियों की गहन समीक्षा करती है। ये लॉजिस्टिक प्रणाली की समीक्षा करती है। इस रिपोर्ट में 17 धारणा आधारित संकेतकों को 4 प्रमुख स्तंभों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की जो रैंकिंग है, ग्रेडिंग है, वो किया गया है। ग्रेडिंग में क्या है? श्रेणी असल रुद्र राज्य कौन कौन से हैं, तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, फर्स्ट मूवर मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश है। एस्पायर छत्तीसगढ़, झारखंड है। तटीय राज्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। एस्पायर है, फास्ट मूवर ये हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है त्रिपुरा भाषणी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर। एमओयू के पर हस्ताक्षर 28 जनवरी 2025 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार त्रिपुरा सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा पूर्वोत्तर का पहला राज्य है। देश का कैसा राज्य है? 8वां राज्य है। 8वां राज्य। भाषणी क्या होती है? भाषणी AI संचालित भाषा अनुवाद मंच है, बहुत प्रोग्रेसिव मंच है, ऐसा लोग बता रहे हैं। अब महाकुंभ में भाषणी का प्रयोग हुआ था, इसके बारे में चर्चा भी हुई है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में बात करते हैं। आपको पता है कि हर 2 साल पे वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। उसमें देखा जाता है कि किसी भारत में वन की स्थिति क्या है, कितने पेड़ हैं, कितने राज्य में क्या स्थिति है, वनावरण कितना है। तो इस संदर्भ में इसको जारी किया गया, और सैटेलाइट डेटा भी कलेक्ट किए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? कुल वनावरण देखेंगे। कुल वनावरण व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस रिपोर्ट इज 71.53 मिलियन हेक्टेयर भारत का है। और भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? 21.76%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जरूर याद रखेंगे कि कितना है और कितना परसेंट है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 82.74 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कितना 25.17% का हिस्सा है। वन नीति के बारे में चर्चा की गई 1988, आपको जानकारी है। ISR 2023 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण 11.20 मिलियन हेक्टेयर है। इसकी तुलना में ये कितना है? पहाड़ी जिलों में वनावरण कितना बढ़ा है? तो 234.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पहाड़ी क्षेत्रों में हुई है। ISFR 2021 की तुलना में 23 में देश में मैंग्रोव में 7.43 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। अब उत्तर पूर्वी राज्यों में वनावरण है, फिर इसके बारे में अलग अलग राज्यों में चीजें की गई हैं। जैसे दोनों रिपोर्ट्स की तुलना में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो मिजोरम में हुई है, इतने किलोमीटर की 241.73। गुजरात में 180.707, उड़ीसा में वह 151.89, कर्नाटक में 147.70, केरल में 133.42। और फिर ISFR 2021 की तुलना में 23 में वनावरण में सर्वाधिक कमी कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कमी हुई है 371.54, आंध्र प्रदेश में 138.66, तेलंगाना में 100.42, त्रिपुरा में 95.31, अरुणाचल में 91.17। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला मध्य प्रदेश है, अरुणाचल दूसरा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र है। 5 राज्य ये हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड है।
और फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 राज्य, महाराष्ट्र पहले स्थान पर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशतता वाले 3 राज्य, केरल पहले स्थान पर, गोवा दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। तो ये सारे डेटा जो महत्वपूर्ण डेटा थे मैंने आपको बताए। ऑडियो बुक सुनिएगा तो उसमें सब कुछ आपको जो है बहुत क्लियर तरीके से पता चलेगा। जो इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उसके बारे में संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा हूँ। आईएसएफआर रिपोर्ट आप जो है पूर्वावलोकन भी आप देखते होंगे, उसमें भी आपको ये मिल जाएगी। तो इसके संदर्भ में 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कितना है और कितना बढ़ गया 2021 से, और भारत का कितना % है ये। तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत की पुष्टि की गई है। ये क्या है? तो तमिलनाडु में हुई नई खोजों से पता चलता है कि दक्षिण भारत में लौह युग की शुरुआत 3345 ईसा पूर्व में हुई थी, जो अब तक के माने गए समय से लगभग 2000 साल पहले का समय है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आवर इंडियन कल्चर वाज सो रिच that we have sustained the life before 3345 BC। 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, मतलब 5000 साल पहले के पहले हमारे पास लौह युग था। इसका मतलब हम कितने डेवलप थे। ये गौरव का विषय भी है, अपमान का विषय है कि हम अभी तक इसको खोज नहीं पाए थे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। पूछ सकता है कि कहाँ पर ऐसी इसकी बात की गई है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बारे में मोटिवेशन का मामला है, ये थोड़ा बहुत मोटिवेट भी होना चाहिए। सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन हुआ है। अब सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कब किया, किसने किया? मोदी जी ने हमेशा की तरह इसका उद्घाटन किया। 13 जनवरी 2025 को मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन कर लिया है। जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। इस सुरंग का पुनर्नामकरण सोनमर्ग सुरंग के रूप में कर दिया गया। अब जेड मोड़ सुरंग का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के जेड की तरह होता है, और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। कुल लंबाई कितनी है? 12 किलोमीटर है। कितना पैसा लग रहा है? 2700 करोड़ से अधिक की लागत आई है। कितने किलोमीटर सुरंग? 6.426 किलोमीटर सुरंग की बात इसमें की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिनको आप देख सकते हैं। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना की बात की गई है। तो 25 दिसंबर 2024 को मोदी जी ने केन बेतवा नदी राष्ट्रीय परियोजना का क्या कर दिया? इनॉग्रेशन कर दिया, शिलान्यास कर दिया। कहाँ है, कहाँ किया? मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदी जोड़ी परियोजना है। वाजपेयी जी ने इसकी परिकल्पना की थी, बाद में धीरे धीरे भारत सरकार ने इसको आगे बढ़ाया था और मोदी जी ने शिलान्यास किया। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि वाजपेयी जी ने उसकी शुरुआत की थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब केन लिंक जो परियोजना है, इसकी कुल लागत क्या है ये देख लीजिए। बहुत ज्यादा लागत है इसकी, 44,605 करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2020-21 की कीमतों के आधार पर है। इस परियोजना में जल की कमी से जूझते कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए राज्य तक विस्तारित जो बुंदेलखंड का इलाका है, जो एक ट्रांजिशन इलाका है। उत्तर प्रदेश को आप देखोगे, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और एमपी के बीच या दोनों के ट्रांजिशन भौगोलिक भूमि के तहत ये क्षेत्र आते हैं, जहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या को दूर करने के लिए इस परियोजना को परिकल्पित किया गया था। इसमें कौन कौन से जिले? उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, निवाड़ी, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले आते हैं। तो ये चीज आप समझिए। आगे बढ़ते हैं। ओंकलेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना है। इसको 25 दिसंबर 24 को ओंकलेश्वर फ्लोटिंग परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ये परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। कहाँ है? खंडवा जिले में है। और ये परियोजना जो है, इसकी क्षमता 90 मेगावाट है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जाम के लिए, 2-3 फैक्ट जो आपको जानने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जलवाहक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना है। 15 दिसंबर 24 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसको जो है इनॉग्रेट किया, इसको लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? जल मार्गों के माध्यम से कार्गो परिवहन को क्या करना है? बढ़ावा देना है। ये एक इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है। इस परियोजना के अंतर्गत कार्गो मालिकों द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 35% तक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। मसाली भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव है। 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य क्या हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव घोषित किया गया था। दिसंबर 24 में मसाली को भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया है। गुजरात के बनासकांठा जिले के सुईगाम तालुका में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला संविधान संग्रहालय, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि संविधान का संरक्षण बहुत जरूरी है।
विपक्ष भी आरोप लगाता है, सरकार को डिफेंड करती है, जनता में विमर्श चलता है। इस विमर्श के लिए सबसे अच्छा है कि संविधान को संग्रहित करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए। भारत सरकार ने इस चीज को किया। और अब क्या क्या अनुच्छेद है, सबसे लंबा है, ये सब सारी चीजें आप जानते ही हैं। इसमें जो प्रेजेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि 23 नवंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ है? ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किया गया है, हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है। इस संग्रहालय का उद्घाटन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के आधार पर किया गया। कहाँ किया गया है, किसने किया है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ज्यादा चीजें और इंपॉर्टेंट नहीं है। संविद भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड है। तो 23 नवंबर 2024 को भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ भारत के पहले रोबोटिक रूट गाइड का उद्घाटन किया गया। इसको संविद नाम दिया गया है। ये है भारतीय संविधान के अंगीकृत की 75वीं वर्षगांठ है। इसके बारे में आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि 75 साल पूरा हो गया, आपको पता है। तो आगे बढ़ जाते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ है, दोनों में कौन जीता है आपको पता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं? देखिए, झारखंड में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या के बारे में 81 दिया गया है। इसमें 9 सीटें एससी और 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। प्रथम चरण में क्या किया गया, द्वितीय चरण में क्या किया गया, ये से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं। कौन जीता है, किस पार्टी से जीता है, तो शिबू सोरेन के पुत्र जीते हैं और वही मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में भी आप जानते हैं क्या स्थिति है। विधानसभा चुनाव में दलगत परिणाम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 23.44%, बीजेपी को 33%, कांग्रेस को 15% और राजद को 3.44% चुनाव हुआ। और महाराष्ट्र में जो है किसकी सरकार बनी? आश्चर्यजनक तरीके से बीजेपी जो कोलिशन है उसने जो है, महायुति गठबंधन है, उसने जो है महाविकास अघाड़ी को हराया और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे बहुमत के साथ, बहुमत तो नहीं कहेंगे लेकिन प्रथम लार्जर सिंगल पार्टी बनी 132 सीटों के साथ। शिवसेना को 57 सीटें मिली हैं और उद्धव साहब की शिवसेना को 20 सीटों पर जो है इनको जो है यहाँ पर आकर रुकना पड़ा है। और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, ये क्या है? 25 नवंबर 2024 को मोदी जी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को आरंभ करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना को एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना को एक स्वतंत्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया है। इसका जो कुल परिव्यय है वो कितना है? 2481 करोड़ रुपए है और 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए ये किया गया है। 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन को मंजूरी की गई है, 2.0 को किया गया है। 25 नवंबर 2024 को मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के तत्वाधान में अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की स्वीकृति की है। कितना पैसा? 2750 करोड़ रुपए। पैसे की बात होती है, पैसे की बात ही दुनिया करती है और पैसे के बारे में जानना चाहिए आपको। पैसा याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया काम करेंगे, क्योंकि आयोग इस चीज पर इंफेसिस करता है। देखिए, वित्त से ही पूरा देश चलता है, मजाक की बात छोड़िए, फाइनेंस से ही चीजें चलती हैं और फाइनेंस में ये चीज देखा जाता है, क्योंकि फाइनेंस का जो पूरा मामला होता है ये पीपुल, जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पीपुल्स डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो फाइनेंस पर नियंत्रण पीपुल्स का होता है और लोकसभा में इसके संदर्भ में चर्चा की जाती है। अगर फाइनेंस 5 करोड़ भी बढ़ रहा है, आप समझिए, तो लोकसभा इसको पारित करती है और लोकसभा फिर यहाँ पे आती है, जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता का नियंत्रण फाइनेंस पे होना ही चाहिए। इसलिए मैंने मजाक में बात कही थी, लेकिन बहुत गंभीर बात है ये कि फाइनेंस को हमेशा याद रखिए, क्योंकि आपका पैसा है, हमारा पैसा है, हमारे टैक्स से दिया गया पैसा है। तो कितने करोड़ बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, इसलिए आयोग से आपसे पूछ भी लेता है कि आप कितने जागरूक हैं। क्या आपको ये पता है कि आपके जेब से कितना पैसा जा रहा है? किसी परियोजना में 10 करोड़ बढ़ा तो आपकी जेब पर कितना भार आया? इसलिए आयोग इस तरह के प्रश्न पूछता है, तो आपको याद करने की जरूरत होती है, होनी भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में चर्चा की गई है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं। आप ऑडियो बुक देखेंगे तो उसमें चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना है, इसके बारे में चर्चा की गई है। अब इसमें 6 नवंबर 2024 को मोदी जी ने के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी प्रदान की है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ध्यान रखिएगा।
प्रश्न पूछ सकता है कि पीएम विद्यालक्ष्मी परियोजना राज्य की परियोजना है या केंद्र की परियोजना है, या दो विकल्प और दे देगा। तो उसमें आपको बताना है उद्देश्य क्या है। मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि आर्थिक बाधाओं के कारण भारत का कोई भी युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। ये ऋण मिलेगा, मतलब एक लोनिंग परियोजना है। यह योजना NIRF इंडिया रैंकिंग्स द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले से उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर ही लागू होगी। NIRF इंडिया रैंकिंग में समग्र श्रेणी, विशिष्ट श्रेणी और डोमेन विशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान प्राप्त करने वाले सभी उच्च शिक्षा सरकारी और निजी संस्थान इसके फलक में आएंगे। यह योजना 860 पात्र गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों से आरंभ होगी और 22 लाख से अधिक विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अब इस योजना में क्या क्रेडिट होगी, यह महत्वपूर्ण है। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए छात्रों को 75% क्रेडिट गारंटी प्राप्त होगी। ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त ऐसे छात्र जिनकी वार्षिक आय 8 लाख तक है और जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है, उन्हें 10 लाख रुपए तक की अधिस्थगन अवधि के दौरान 3% की ब्याज दर से लोन मिल सकेगा। 3% की ब्याज दर से लोन मिल सकेगा। अब आगे बढ़ते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना, इसके बारे में देख लेते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है। 28 अक्टूबर 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना के परिचालन संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी प्रदान की थी। इस परिप्रेक्ष्य में 30 नवंबर 23 को प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र शुभारंभ किए थे। अब इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट, फिर पैसे की बात करेंगे हम। 2024-25 में से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। तहत क्या किया जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को क्या किया जाएगा, ड्रोन दे दिया जाएगा कि भैया ड्रोन ले लो। इन ड्रोनों को किसानों को कृषि उद्देश्य हेतु किराए पर भी दिया जा सकेगा। किसी मतलब उद्देश्य का मतलब ये है कि वो खेती के बारे में पता लगा सकेंगे, क्या बीमारी है खेती में, कैसे और अच्छे से उपज बढ़ेगी, ये सारी चीजें इसके संदर्भ में पूछ लेगा कि इसमें क्या उसका उद्देश्य पूछ लेगा योजना का, ये पूछ सकता है, टाइमलाइन पूछ सकता है। हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, आप जानते हैं इसमें किसने जीत हासिल की है, तो मैं इस चुनाव के बारे में बहुत चर्चा नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा। 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की घोषणा की। ये केंद्र स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं सतत शहरों पर केंद्रित होंगे। इन उत्कृष्टता केंद्रों का नेतृत्व उद्योग भागीदारों और स्टार्टअप के सहयोग से शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया जाएगा। अब कृषि क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्रों का नेतृत्व IIT रोपड़ द्वारा किया जाएगा। सतत शहर क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व IIT कानपुर द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक की अवधि के लिए 990 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय आवंटन इसके लिए किया गया है। भारत का प्रथम व्यवहारिक AI डेटा बैंक। तो 20 नवंबर 2024 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले व्यवहारिक AI डेटा का बैंक का शुभारंभ किया। ये उपग्रह, ड्रोन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के वास्तविक समय विश्लेषण के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य क्या है, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को उच्च गुणवत्ता वाले विविध डेटा सेट तक पहुंच प्रदान करके प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार को गति देना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर। राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर 9 अक्टूबर 2024 को मोदी साहब ने के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दी है। यही पूछ लेगा कि कहाँ अवस्थित है, तो आप याद करिए लोथल में अवस्थित है, गुजरात में स्थित है। इसके अंतर्गत चरण 1A 1B को EPC मॉडल में विकसित किया जाएगा, जबकि 2 का विकास भूमि पट्टे सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं। चरण A में भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए समर्पित एक गैलरी का निर्माण किया जाएगा, जो देश की सबसे बड़ी दीर्घाओं में से एक होगी। ये कहाँ स्थित है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है। फिर भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन। भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन 9 अक्टूबर 2024 को
9 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन किया। इस संस्थान को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया गया है। इस संस्थान को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय टाटा IIS के मध्य साझेदारी के माध्यम से स्थापित किया गया है। भारत कौशल संस्थान मुंबई की स्थापना मुंबई स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI के अंतर्गत 4.17 एकड़ के विशाल क्षेत्र में की गई है। 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत की भाषाई विविधता और उसका सम्मान करते हुए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार कतिपय भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संवर्धन और संरक्षण करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा रहा है। शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा 5 भाषाओं को मिला है। इन भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं ये देख लीजिए आप। पहली भाषा है मराठी, दूसरी भाषा पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला। ये 5 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं की संज्ञा दी गई है। ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब इस सारे भाषाओं के बारे में चर्चा किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और क्रूज भारत मिशन ये क्या है? 30 सितंबर 2024 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया है। क्रूज पोत एम्प्रेस पर सवार होकर इस मिशन को लॉन्च किया है। ये चीज उद्देश्य क्या है? देश के क्रूज पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत अगले 5 वर्ष में 2029 तक क्रूज यातायात को दोगुना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब इस मिशन को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। कितने चरणों में? 3 चरणों में इस मिशन को लागू किया जाएगा। कितने चरणों में? 3 चरणों में लागू किया जाएगा। यह मिशन 1 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2029 तक चलेगा। चरण 1 में क्या होगा? 1 अक्टूबर 24 से 30 सितंबर 25 के बीच होगा। और फिर चरण 2 में अक्टूबर 2025 से 31 सितंबर 2027 तक का चरण पूरा किया जाएगा। चरण 3 में 1 अप्रैल 27 से 31 मार्च 2029 तक पूरा किया जाएगा। अब अगला टॉपिक शहरी शासन सूचकांक। शहरी शासन सूचकांक 26 सितंबर 24 को प्रजा फाउंडेशन द्वारा शहरी शासन सूचकांक 2024 को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? ये इंपॉर्टेंट है, प्रजा फाउंडेशन द्वारा शहरी सूचकांक, प्रजा फाउंडेशन द्वारा। अब शहरी सूचकांक में जो 5 राज्य हैं उनके बारे में चर्चा कर लीजिए। पहले रैंक पे है केरल, दूसरे रैंक पे है उड़ीसा, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे छत्तीसगढ़, पांचवें पे मध्य प्रदेश। और सूचकांक 24 में बिहार और उत्तर प्रदेश को क्या 15वां और 16वां स्थान मिला है। मतलब पड़ोसी दोनों आसपास ही हैं। और शहरी सूचकांक में अंतिम 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, चंडीगढ़, पंजाब। 4 विषयों में उत्तर प्रदेश की जो रैंक दी गई है, अलग अलग रैंकिंग उत्तर प्रदेश की दी गई है। भारत का 13वां महापत्तन, 4 सितंबर 24 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा गलाथिला की खाड़ी पट्टनम के प्रभाव से महापत्तन घोषित किया गया, तत्काल महापत्तन घोषित किया है। गलाथिया की खाड़ी पत्तन पूर्व पश्चिम विश्व शिपिंग कॉरिडोर के निकट अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण गेटवे और ट्रांसमिट कार्गो दोनों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त है। भारत के 13 महापत्तन की चर्चा की गई है। भारत के 13 महापत्तन कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा की गई है। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, हल्दिया है, पारादीप है, विशाखापत्तनम है, कामराज पत्तन है, चेन्नई पत्तन है, BO चिदम्बरम है पत्तन है, दीनदयाल पत्तन है, मुंबई पत्तन है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन है, मुरगांव पत्तन है, नवमंगलूर पत्तन है, कोचीन पत्तन है, गलाथिया की खाड़ी पत्तन है। इतनी चीजें हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने की चर्चा की गई है। इसमें 18 सितंबर 24 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को जो रिपोर्ट सौंपी गई है, अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस प्रस्ताव में क्या किया गया था कि देश में चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। प्रथम चरण में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे, जबकि द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। ये चीज कर दी गई है। समिति कौन थी? तो रामनाथ कोविंद जो समिति थी वो है। अब संविधान संशोधन इसमें करने की आवश्यकता पड़ेगी। 368 में संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया दी गई है। तो इसमें
वन ONOE उच्च स्तरीय जो समिति थी कितनी सदस्य थी? 8 सदस्य थी। गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 23 को। अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। सदस्य कौन कौन थे? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह थे। गुलाम नबी आजाद थे। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह थे। लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप थे। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे थे। संजय कोठारी थे। अर्जुन राम मेघवाल थे। विशेष आमंत्रित सदस्य सचिव डॉक्टर नितेश चंद्र, सचिव भारत सरकार विधि और कार्य विभाग द्वारा 24 में जो है मुर्मू जी को रिपोर्ट सौंपी गई थी। आगे बढ़ते हैं। PM आशा योजनाएं जारी रखने को मंजूरी। 18 सितंबर 24 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM आशा जो अंतर्गत शामिल जो योजनाएं हैं उनको जारी रखने की मंजूरी दी है और इसमें 35,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 35,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, अब ये क्या है? 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी की है। इस अभियान हेतु कितना परिव्यय होगा? 79,156 करोड़ रुपए। बहुत बड़ा बजट है ये। इसमें केंद्रीय हिस्सा 56,333 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 22,823 करोड़ रुपए रखा गया है। इस अभियान में 30 राज्यों के जनजातीय बहुल इलाकों में 549 जिले और 2,740 ब्लॉक शामिल होंगे। इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल हैं जिन्हें 17 मंत्रालयों के द्वारा किया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना के तहत 1,000 गृह प्रवासनों को बढ़ावा दिया जाएगा। बायो राइड योजना को मंजूरी। 18 सितंबर 24 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो राइड परियोजना को संस्तुति दी है। बायो राइड का पूर्ण रूप है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास। बायो राइड योजना में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 योजनाएं जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास का विलय किया गया है। साथ ही योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो फाउंड्री नामक एक घटक को भी शामिल किया गया है। अब बायो E3 नीति को मंजूरी की गई है। 24 अगस्त 24 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ट्रिपल इसीलिए कहा गया है। नमो भारत रैपिड रेल का शुरुआत क्या उद्घाटन हुआ है? तो ये 1 सितंबर 24 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड के बंगलुरु रेल परिसर से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया था। इसे BEML लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया था। ये एक बैकग्राउंड बता रहा है। फिर 16 सितंबर 24 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। इस ट्रेन का संचालन गुजरात में अहमदाबाद एवं भुज के मध्य किया जा रहा है। अब यही इंपॉर्टेंट है कि कहां से किसके मध्य कहां किया जा रहा है। मिशन मौसम, 11 सितंबर 24 को मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान की। 2 वर्षों के लिए इस मिशन हेतु 2,000 करोड़ रुपए का परिचालन या परिव्यय निर्धारित किया गया है। अब ये किस मंत्रालय की परियोजना है? तो ये कार्यान्वित किया जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, इसको कार्यान्वित किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 3 संस्थान इस मिशन को कार्यान्वित करेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग नोएडा। इतने लोग इसको संचालित करेंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को जारी किया गया है। इसमें 3 शहर कौन कौन से हैं? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 24 के विभिन्न श्रेणियों में 3 शहर कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे सूरत है, दूसरे नंबर जबलपुर है, तीसरे पे आगरा है, चौथे पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 24 विभिन्न श्रेणियों में 3 शहर। देखिए श्रेणी 1 है, इसमें रैंक 1 सूरत, 2 जबलपुर, 3 आगरा। श्रेणी 2 फिरोजाबाद पहले स्थान पर, अमरावती दूसरे स्थान पर, झांसी तीसरे स्थान पर है। अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग लोगों अलग अलग शहरों के स्थान हैं। फिर श्रेणी 3 में रायबरेली पहले स्थान पर है, नलगोंडा दूसरे स्थान पर, नालागढ़ तीसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? आगरा में जो है रैंक 3 है श्रेणी में। श्रेणी 1 में आगरा तीसरे नंबर पे है, सबसे पहले मान लीजिए इसको आप उत्तर प्रदेश में। श्रेणी 2 में पहले स्थान पर
मान के चलिए फिरोजाबाद है, श्रेणी 3 में जो है रायबरेली है। 23वां विधि आयोग है, 23वां विधि आयोग है। तो 2 सितंबर 24 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा इसकी सूचना के माध्यम से इसको गठन किया गया है। 3 वर्षों के लिए इसका गठन किया गया है और 3 वर्ष 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक को इसका गठन किया गया है। इसमें कितने सदस्य होंगे? एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य माने 5 हो गए, सचिव 6 हो गए, सचिव विधायी विभाग 7 हो गए, 5 अंशकालिक सदस्य, 7 5 12 हो गए। विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, होता ही है। डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल कृषि मिशन की चर्चा करेंगे। 2 सितंबर 24 को केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस मिशन हेतु कुल परिव्यय कितना है? 2817 करोड़ रुपए है और इसमें से 1940 करोड़ रुपए किसका है? केंद्र का हिस्सा है। इस मिशन के तहत किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य एक ही मंच पर समावेशित डेटाबेस को तैयार करना है। डेटाबेस का ही मामला है। डिजिटल कृषि मिशन मूलभूत स्तंभ, डिजिटल कृषि मिशन को एक व्यापक योजना के रूप में डिजाइन किया गया है जिससे विभिन्न डिजिटल कृषि पहलों को समर्थन प्रदान किया जा सके। 2 मूलभूत स्तंभों पर निर्मित है। एग्रीस्टैक कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, ये एक एस्पेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह, सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। 1 सितंबर 24 को राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का है। किस रंग का है? नीले रंग का है। इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। इस संपूर्ण डिजाइन को एक वृत्त द्वारा घेरा गया है जिसमें निचले भाग में संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्ततो जयः लिखा गया है, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां जीत है। धर्म का मतलब रिलीजन के पर्सपेक्टिव में मत लीजिएगा। अब न्याय की देवी की नई प्रतिमा है। ये 17 अक्टूबर 24 को भारत के तत्कालीन मुख्य सीजीआई जो थे DY चंद्रचूड़ ने इसका अनावरण किया था। ये औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाने के रूप में एक पहल की गई थी जिसमें उसकी आंख जो है पहले बंद रहती थी, अब उसको खोलने की बात की गई है। और बाढ़वड़ पत्तन का शिलान्यास किया गया है। 30 अगस्त 2024 को मोदी जी ने बाढ़वड़ पत्तन का शिलान्यास किया। ये पत्तन कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। अब इसका निर्माण कौन करेगा? इसका निर्माण करेगा बाढ़वड़ पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। ये चीज है। हाँ, इसकी साझेदारी देख लेते हैं। VPLI JNPA द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन है जिसमें उसकी हिस्सेदारी 74% और 26% है। आगे बढ़ते हैं। NICDP 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी। 12 नए औद्योगिक शहर हैं। 28 अगस्त 24 को केंद्र सरकार ने NICDP के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। कितनी निवेश होगा अनुमानित? 28,602 करोड़ होगा। ये 12 औद्योगिक शहर देश के 10 राज्यों में विस्तृत होंगे और इन्हें 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित किया जाएगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के कारण ये आदर्श लागू होने के कारण एक शहर का नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। अब नए जो स्वीकृत औद्योगिक शहर हैं जिनके नाम घोषित कर दिए गए हैं उसमें क्या है? खुरपिया है उत्तर प्रदेश से, राजपुरा पटियाला पंजाब, दिघी महाराष्ट्र, पलक्कड़ केरल, आगरा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गया बिहार, जहीराबाद तेलंगाना, ओरवाकल आंध्र प्रदेश, कोप्पर्थी आंध्र प्रदेश और जोधपुर पाली राजस्थान। एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। एकीकृत पेंशन योजना लंबे समय से डिमांड थी पेंशन कर्मियों की कि उनकी न्यू पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए, एकीकृत यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम को शुरू किया जाए, नई पुरानी पेंशन प्रणाली को शुरू किया जाए। तो भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत की है। 24 अगस्त 24 को मोदी जी की अध्यक्षता में इसकी शुरुआत की गई है। ये योजना कब से प्रभावी हो गई है? 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गई है। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसमें सुनिश्चित पेंशन होगी। कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के समतुल्य राशि प्रदान की जाएगी। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है, यही प्रश्न पूछेगा भाई। अब NIRF इंडिया रैंकिंग की गई है 24 की। इसमें क्या है? इस रैंकिंग को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ये उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग है। पहले स्थान पर कौन है? 8 श्रेणियां हैं इसका, ये 9वां संस्करण है।
उच्च शिक्षण संस्थानों की श्रेणियां हैं, समग्र है, कॉलेज है, अनुसंधान संस्थान, अलग अलग श्रेणियां हैं, जिसमें अब हम देखेंगे कि सबसे पहले इंडिया रैंकिंग में शीर्ष जो 5 संस्थान है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले स्थान पर IIT मद्रास है, दूसरे स्थान पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, तीसरे पे IIT बॉम्बे है, चौथे पे IIT दिल्ली है, पांचवें पे IIT कानपुर है। ये 5 संस्थान हैं जो नंबर 1 से 5 तक है। और इंडिया रैंकिंग उत्तर प्रदेश के संस्थानों की स्थिति क्या है? IIT कानपुर 5वें स्थान पर है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 11वें स्थान पर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 16वें स्थान पर, IIT BHU 30वें स्थान पर है, MT 49वें स्थान पर, BBAU लखनऊ 58वें स्थान पर है और 88वें स्थान पर है किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, शिव नाडर विश्वविद्यालय 95वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 इसके बारे में चर्चा करते हैं। 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें केंद्रीय जो विषय है वो देख लेते हैं। केंद्रीय विषय है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। SDG इंडिया इंडेक्स का चौथा संस्करण एवं 17वें लक्ष्य पर गुणात्मक विश्लेषण और 113 संकेतकों पर आधारित है। इसमें 4 श्रेणियां हैं, आकांक्षी, प्रदर्शनकर्ता, अग्रणी, लक्ष्य प्राप्त करता। 4 श्रेणियां हैं इसमें, 4 श्रेणियों के अंतर्गत इसका स्कोर बनाया गया है। SDG इंडिया इंडेक्स सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, पहले नंबर पर है, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर, उत्तराखंड तीसरे स्थान पर, सिक्किम चौथे स्थान पर, हरियाणा 5वें स्थान पर है। ये चीज है। SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 में शीर्ष स्थान कौन कौन किसको मिला है? तो केरल और उत्तराखंड लगभग सिमिलर पोजीशन पे हैं, 79 अंक है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, गोवा हिमाचल प्रदेश चौथे स्थान पर है, सिक्किम पंजाब है, उसके बाद कर्नाटक है, फिर गुजरात आंध्र प्रदेश तेलंगाना है जिसको 74 अंक तीनों को मिला है। अब SDG इंडिया अंतिम 6 स्थान पर बिहार है, झारखंड है, नागालैंड मेघालय, अरुणाचल प्रदेश असम है, ओडिशा है और राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ है। SDG इंडेक्स में केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रदर्शन है, चंडीगढ़ 77 के साथ पहले स्थान पर, पुदुचेरी जम्मू कश्मीर है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, फिर लद्दाख है। राज्यों का प्रदर्शन है, आकांक्षी में कोई नहीं है, अच्छा प्रदर्शन कुछ है, अग्रणी में है, लक्ष्य प्राप्तकर्ता में है। ऑडियो बुक आप सुनेंगे तो उसमें ये चीज आपको एकदम क्लियर तरीके से आपको यहाँ मिलेगी देखने को। तो इस तरह से आपका नेशनल एस्पेक्ट भी पूरा होता है। और नेशनल एस्पेक्ट को मैंने थोड़ा जल्दबाजी में इसलिए पढ़ाया है, तेजी से पढ़ाया है, ताकि आप ऑडियो बुक का अच्छे से इस्तेमाल करें। हर टॉपिक में ऑडियो बुक आपको मिलेगी, आप उस पर क्लिक करिएगा, अच्छे से चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो फिलहाल अब विदा लेते हैं, नमस्कार। आप अच्छे से तैयारी करिए, बेहतर परफॉर्म करते रहिए।